के नाम पे किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। जब हम इसको यह कहें कि मजहब के नाम पे आपने रिजर्वेशन दिया हुआ है तो पिक्चर ज्यादा साफ हो जाती है। जब आप धर्म बोलते हैं तो आपके अपने लोग ही कहते हैं यार धर्म तो ठीक है, फिर इसके नाम पे उसको कंफ्यूज करते हैं आप। इसलिए बहुत सारी चीजें छुपाई गई आपसे। आज क्योंकि इलेक्शन का दौर है तो जो बात वहां बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कह पा रहे, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि उनको ये बातें सुन लें तो कुछ उनके काम आएंगी, उन्हीं का तर्क मजबूत करेंगी। आप सब जानते हैं मेरा किसी से कोई एफिलिएशन नहीं है। आजकल एक बहुत जोर से शोर मचा हुआ है कि कुछ लोग भगवान राम के मंदिर नहीं गए, एक पार्टी राम विरोधी है और वो मंदिर नहीं गए, वो वहां प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। ये तो हम आज देख रहे हैं ना। जब तक आप किसी बात को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में और वर्तमान से नहीं कनेक्ट करेंगे तो जो बच्चा मैगी खाता है ना उसकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोनों चीजों को कनेक्ट कर दीजिए, आसान कर दीजिए उसके लिए रास्ता, तो वो समझ जाएगा। और जब समझ जाएगा वो मैगी खाने वाला बच्चा तो वो 2014 पैदा कर देगा। इसलिए आप उसको करेक्ट बात बता दीजिए, उसको ये मत कहिए किसे वोट देना है, वो उसको समझ में आ जाएगा क्या करना है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जब संविधान बना, ये तथ्य नहीं पता लोगों को, क्योंकि लोग इमीडिएट कुछ कुछ इधर मिला कुछ मिला, बस कहानी खत्म हो गई। जब संविधान बन चुका था, ये मैं घटना इसलिए बता रहा हूं जो रिलेवेंट है आज की डेट में। अगर डीएनए ढूंढना है किसी पार्टी का तो फिर डीएनए वहां से ढूंढो जहां से शुरू हुआ है। बीच में से बोलोगे तो लोगों की बात गड़बड़ समझ में नहीं आएगी। जो पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके बारे में कहा गया कि यह आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, यह दुनिया का पहला ऐसा अजूबा है कि जो पार्टी इस देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, जिन लोगों ने इस देश को गुलाम बनाया, जिनकी सत्ता यहां थी, वो इतने महान लोग थे कि उन्हीं लोगों ने उन 1857 की घटना के बाद ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी में काम करने वाला एक आदमी, और इतनी दूर घुमा करके उन्होंने किया कि आज तक भारत का समाज जान ही नहीं पाया कि यह हुआ क्या। और हम सिर्फ किताब में पढ़ लेते हैं, बोल देते हैं, अच्छा नंबर आ गए, खत्म, बस हमारे लिए इससे आगे नहीं। ये युद्ध ना हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं हो रहा, ये मस्जिद और मंदिर का झगड़ा नहीं है, ये भारत की संस्कृति की पुनर्स्थापना का युद्ध है। इसलिए उसको जब आप उस पर्सपेक्टिव में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जिन्होंने आपको गुलाम बनाया उन्होंने ये कहा कि हमें यहां से भगाने के लिए, उन्हीं लोगों ने, जो ब्रिटेन के अंदर एक खुफिया विभाग का ऑफिसर था, प्लान करके 1857 के बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भारतीयों ने अगर हथियार उठा लिए तो जो वो मुट्ठी भर आए थे वो भाग जाते हैं। उन्होंने उसके बाद एक मनन किया और सोचिए कि वो कितनी दूर जाकर उन्होंने काम किया कि किसी को पता नहीं चला। वो खुफिया विभाग का आदमी अब वहां से चला ग्रेट ब्रिटेन से, और आने के बाद उसे मैनपुरी के पास एक जगह है इटावा, जो बड़ी चर्चा में रहती है, वहां का कलेक्टर बनाया और उसको ये मिशन देके भेजा गया। और वो वहां आया, उसने अपना काम किया, और एक दिन उसने कहा कि भारत के अंदर जो लोग अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, जो शाम को एक विशेष किस्म का पदार्थ पीते हैं, उन सब लोगों को कुछ कुछ को ढूंढा कि इसमें से ढूंढो कहां मिलेंगे। उन सबका एक क्लब बनाया और उस क्लब का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, जो आलू से सोना बनाने वाले बता रहे हैं कि उनके पूर्वज लड़े थे, उन्होंने उसको बनाने वाला एक अंग्रेज था, ए.ओ. ह्यूम, कांग्रेस की जिसने नींव रखी। और उस कांग्रेस के 6 से ज्यादा अंग्रेज अध्यक्ष रहे, और हर अध्यक्ष ये कह रहा था हमें भगाने के लिए हमने बनाई है, हमें भगाओ भाई, निकालो यहां से। और वो संगठन चलते चलते यहां आ गया। उस आदमी को एक मिशन के तहत किया गया और अंग्रेज यहां आ गए और चले गए, और फिर कहानी खत्म। उसके बाद की कहानी आपको पता है।
अंग्रेज जब यहां से जा रहे थे तो अंग्रेजों ने जाते जाते, जो अंग्रेज यहां रहे बड़े पैमाने पर, कुछ ने यहां महिलाओं से शादियां कर ली, भारतीय महिलाओं से, कुछ में जिसे आजकल कहते हैं ना लिव इन रिलेशन, उस जमाने में बहुत सारे ऐसे भी रिश्ते थे। और जब अंग्रेज जाने लगे तो देखिए उन्होंने कैसे कैसे काम करके गए। वो जाने लगे तो हमको बताया गया कि संविधान 1950 में बना है, और संविधान में ये, और संविधान में हम सुबह से शाम तक रट लगाते हैं। उसी संविधान में अंग्रेजों के कहने से एक धारा डाली गई है, उस धारा का नंबर है 333। किसी ने सुनी है धारा आज तक? 333, 333 धारा का नाम था। किसी ने सुनी नहीं? वो 333 धारा क्या कहती थी? वो ये कहती थी कि यहां जो अंग्रेज आए, यहां भारतीय महिलाओं से जिन्होंने शादी की, कुछ चले गए, कुछ जो लोअर लेवल के स्टाफ थे उनके, वो यहीं बस गए। उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों को जाते जाते, उन संतानों को जो जायज रिश्तों में भी पैदा हुई और जो लिव इन रिलेशन में पैदा हुई, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भारतीय महिला और ब्रिटिश पुरुष से होने वाली संतानों का इंतजाम करके गए और कहा कि इनको कहा जाएगा एंग्लो इंडियन। यहां तक भी बात ठीक है। और फिर आपके संविधान में धारा 333 डाल करके कहा गया कि भारत की लोकसभा की सीटें आज की दौर में बढ़ते बढ़ते 545 हो गई हैं, राइट? 545 में से 543 पे चुनाव होगा और 2 लोगों को भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में नॉमिनेट करेगा, क्योंकि उन लोगों की इतनी गिनती नहीं है कि वो जीत के आ सकें, इसलिए 2 लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। और उनका इंतजाम करके गए आज भी, और उस वक्त भी हजारों ऐसी हमारे यहां ट्राइब्स थी, ऐसे बहुत सारे ग्रुप थे जो लाखों में थे, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, लेकिन वो चल रही थी। और हमारे नेताओं ने क्या किया कि वहां तो 2 रहने दी, अब क्योंकि वो एंग्लो इंडियन हैं, संपन्न लोग हैं, तो हर देश की विधानसभा में 2 को लगा दिया गया कि इसमें भी नॉमिनेट होंगे। तो 7 साल पहले नासिक में इस मुद्दे को उठाया। अब ये बड़ा मुद्दा होगा, लोग कहेंगे, फौरन पूछने लगेंगे, पुष्पेंद्र इससे क्या हो जाएगा? इससे तो दाल सस्ती नहीं होगी, इससे तो दूध फ्री का मिलेगा नहीं, तो ऐसे मुद्दे मत उठाओ। तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपके चाय और पानी और बर्तन और गेहूं और चावल, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक मानव सभ्यता रहेगी इसके दाम घटेंगे गड़ेंगे, ये सब चलता रहेगा। सिविलाइजेशन की जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो आप उन मुद्दों को चैलेंज करते हैं जो आपको खोखला कर रहे हैं। नासिक में 7 साल पहले इसी कन्विक्शन के साथ उठाया। किसी को मैं नहीं जानता, सत्ता में विपक्ष में किसी को नहीं जानता, न मेरी कोई इच्छा है किसी को जानने की न मिलने की, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी बात से, यह जरूरी नहीं है कि जो संसद में बैठे वो महाज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। क्या बहुत ज्यादातर मेरा एक्सपीरियंस है कि ज्ञान से उनका कोई संबंध नहीं होता, लेकिन संसद में पहुंचना ज्ञान का प्रमाण पत्र नहीं है। मैं तो इसको जनरल बात कह रहा हूं। भाई कोई पहुंच गया तो वहां तो बहुत एक से एक ऐसे ज्ञानी हैं कि पूछिए मत। किसी पे 40 मर्डर, किसी पे 10 रेप, एक से एक बायोडाटा भरा हुआ है उनका, वो मैच नहीं कर सकते। इसलिए ये भी कभी कभी कर देना चाहिए कि सार्वजनिक मंचों से उन मुद्दों को इतनी ताकत से उठाना चाहिए कि उसमें 2-4% ऐसे भी हैं जिन्हें पता नहीं है, और उन्हें पता लगेगा तो उनका तर्क मजबूत होगा, वो उसको रीचेक करेंगे और कहीं ना किसी दिन अपने नंबर बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में जोर से बोल देंगे। तो ये मत बोलिए कि मैं ही जानता हूं तो मैं जानता हूं तो मुझे ही जब तक एमपी नहीं बनाया जाएगा तब तक नहीं होगा। इस गलतफहमी में नहीं पड़ी है। 7 साल पहले उसके पूरी ताकत से बोला, लगातार बोला। इस दौर में ऐसा नहीं हो सकता, नीचे की बात ऊपर और ऊपर की बात नीचे। अगर ये नहीं होती तो 14 नहीं होता। ये बात गई और एक दिन भारत के पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भारत की संसद में खड़े होकर बयान दे रहे थे कि आज से भारत की संसद धारा 333 को समाप्त करती है, और इसलिए समाप्त करती है कि इस धारा के तहत जिन 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, इनकी पूरे भारत में जनसंख्या 260 है। आप समझ रहे हैं? तो
संसद के अंदर, संविधान के अंदर हर सेकंड में हमारे यहां संविधान खतरे में आता है। एक तो ऐसा कमजोर है संविधान, इतना कमजोर है कि पूछिए मत। और जो कह रहे हैं उन्होंने उसके साथ क्या जघन्य अपराध किया है, क्योंकि हमारे लोगों को जवाब देना नहीं आता। क्योंकि जब आप हर काम ये सोच के करते हैं ये मिलेगा तो मैं सच बोलूंगा, ये नहीं मिलेगा तो मेरा क्या लेना देना है, भाड़ में जाओ, ये नहीं होता भाई। समाज का काम होता है उन मुद्दों को उठा करके समाज में